Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your ND test preparations. Dear students, नेस्ट की सिलेक्शन लिस्ट लगने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट वुड यू डू आफ्टर द सिलेक्शन लिस्ट। जब सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी आपका प्रोसेस क्या होगा, आगे आपका प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कैसे करेगा, हॉस्टल्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, हॉस्टल की अलॉटमेंट्स कैसे होंगे, इंस्ट्रक्शंस जितनी भी रिक्वायर्ड है आप लोगों को, तमाम क्वेरीज आप लोगों की नेस्ट के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर कवर कर दी जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज के साथ जिन्होंने नेस्ट के अंदर अप्लाई किया उनके साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही होती है प्रॉपर इंफॉर्मेशन कहीं से भी, और आप लोगों की शेयर कर देने से उनका भला हो जाएगा, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने इसको लाइक भी कर देना है, और कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों की, वैसे तो इस वीडियो के अंदर हर तरह की क्वेरी एड्रेस होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेरी रह गई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन आपकी सिलेक्शन लिस्ट लग गई है, सिलेक्शन लिस्ट लगने के बाद आप लोगों को आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप लोगों की यहाँ पे वो प्रोग्राम्स जिसके अंदर आपकी सिलेक्शन होगी है वो प्रोग्राम्स आपको नजर आएंगे, साथ में आपकी मेरिट पोजीशन आपको नजर आएगी, और साथ में आप लोगों को इधर वाली साइड पे एक बॉक्स नजर आएगा जिसमें बहुत सारे लिंक्स होंगे। अब वो क्या होगा कि आपको प्रोसेस ये होगा कि आप जब लॉगिन करेंगे अपना पोर्टल तो आप लोगों के सामने सबसे पहले यहाँ पे वो लिस्ट नज़र आएगी जिन फील्ड्स के अंदर आप सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जिन फील्ड्स के अंदर आप सिलेक्ट हुए हैं वो फील्ड्स आपको नज़र आएंगे, उनमें कंप्यूटिंग होगी, उनमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होंगे, या फिर किसी और प्रोग्राम में जो अगर आपने अप्लाई किया तो वो भी, उसका भी एक सेपरेट सेक्शन बना होगा, वो इसी तरीके से आपको ब्लॉक वाइज नजर आएंगे। आपके हर फील्ड, अगर कंप्यूटिंग है तो उसमें आपका जिस भी फील्ड में नाम आया होगा उस फील्ड के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे उसका एडमिशन फीस चालान, हॉस्टल का चालान, प्रेफरेंस चेंज फॉर्म करने का फॉर्म जो है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अगर आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर नाम आया है तो आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। आपका मल्टीपल डिसिप्लिन्स में नाम आया है तो आगे आप परस्यू किस प्रोग्राम को करना चाह रहे हो, क्योंकि एडमिशन तो आपने किसी एक डिग्री में लेना है ना, तो आप लोगों का एडमिशन तो इनमें से मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर हो गया, तो आप लोगों ने जिसके अंदर आपने एडमिशन लेना है या आगे डिग्री को परस्यू करना चाह रहे हो उसके अंदर आप लोगों ने अपना एडमिशन फीस चालान जो है पे कर देना है। ठीक है, अब सिलेक्शन लिस्ट लगने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पहले मैं आपको 3 सिनेरियो समझा दूं फिर आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 तरह के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिनका तो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, जिनका तो सिलेक्टेड हो गया है, जो सिलेक्ट हो गए हैं इन देयर डिजायर्ड प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे, कंप्यूटिंग में जाना चाहते थे, जिस फील्ड में भी जाना चाहते थे नाम आ गया, आपने उसकी फौरन से फीस सबमिट करवा देनी है। अगर आपने हॉस्टल अलॉटमेंट्स लेनी है तो सबसे पहले आपने हॉस्टल का चालान पे करना है। हॉस्टल का चालान जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पे करें। मेरिट लिस्ट अगर आपकी रात में भी लगती है, सुबह में लगती है, दिन के जिस भी पहर में आपकी सिलेक्शन लिस्ट लगे उसके फौरन बाद सबसे पहला काम आपने हॉस्टल का चालान पे करना है, क्योंकि आपके पास हॉस्टल के अंदर एक, आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब होता है कि जो पहले आ गया उसको मिल जाएगा और जो नहीं आया वो, यहाँ जिसने देर कर दी उसकी सीट चली जाएगी। हॉस्टल के अंदर आप लोगों के पास सीट्स बहुत कम होती हैं, अगर फिर आप लोगों को नेस्ट का अपना हॉस्टल ना मिले तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है, आप लोग को हॉस्टल ढूंढना, आपको एक्सटर्नल हॉस्टल्स की तरफ जाना पड़ता है। अब एक्सटर्नल हॉस्टल्स का मसला ये होता है कि जिस तरीके से इंटरनल हॉस्टल्स है, यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है ना, उसमें आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, आपको वो 100% सिक्योरिटी मिलेगी, इवन जो आपको सिक्योरिटी चार्जेस लेंगे आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करेंगे। आप लोगों का जो एक टेंशन होती है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा होगा या
आप लोगों के पास जो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई जाती हैं वो एक्सटर्नल हॉस्टल के अंदर वो वाली जो सिक्योरिटी है ना वो मेजॉरिटी में नहीं होती है। और उनके जो मंथली मैस या आप लोगों के पास उनकी फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यूनिवर्सिटी का हमेशा अपना हॉस्टल प्रेफर करना चाहिए। ऑलवेज प्रेफर यूनिवर्सिटीज इंटरनल हॉस्टल। आप लोगों को सबसे मेन चीज़ वहाँ पे आपको हो सकता है आपको एक्सटर्नल हॉस्टल में 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिले, लेकिन आपको वहाँ पे सिक्योरिटी की 100% गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी के इंटरनल हॉस्टल्स के अंदर एक जो सिक्योरिटी है वो मिल जाती है। फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना इस ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको सिक्योरिटी मिले। फैसिलिटीज़ को आप किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर ही लेते हो, ठीक है। तो आप लोगों की अगर सिलेक्शन डिजायर्ड प्रोग्राम में हुई है या अनडिजायर्ड प्रोग्राम के अंदर हुई है, आपने फौरन से हॉस्टल का चालान सबमिट करवाना है और साथ ही अपना एडमिशन चालान सबमिट करवाना है। आपकी डेडलाइन से पहले पहले आपने चालान जो आपके प्रोग्राम के जो आपकी एडमिशन फीस है उसके लिए आपको जो डेडलाइन गिवन है उसके अंदर आप पे करवाएं। एडमिशन फी चालान जो है आपने अपनी डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करवा देना है। क्योंकि अगर आपका नाम नहीं आया आपकी डिजायर्ड फील्ड के अंदर, तो आपको लगता है अपकमिंग फील्ड्स के अंदर आपका नाम आ जाएगा, तो आप लोगों ने फीस सबमिट करवा देनी है। अगर आप नहीं करवाओगे तो नेक्स्ट लिस्ट के अंदर आप अपनी मेरिट लिस्ट के अंदर से आउट हो जाओगे, मेरिट लिस्ट की गेम से आउट हो जाओगे। तो फिर जो इसी तरीके से ऐसा ही होता है कि जो स्टूडेंट्स फिर फीस सबमिट नहीं करवाते हैं फिर आपका मेरिट ड्रॉप होने शुरू होते हैं, ठीक है। अब अगर आपका ऐसी फील्ड में नाम आ गया जो जो आपकी 4th 5th प्रेफरेंस थी उसमें नाम आ गया है, लेकिन आपकी वो डिजायर्ड फील्ड नहीं है, अब आपको लगता है, अब यहाँ पे भी दो सिनेरियोज, आपको लगता है कि आपका नाम आ जाएगा तो फीस सबमिट करवा दें। अगर आपको लगता है कि नाम नहीं आएगा तो फिर आप लोगों के पास आगे भी दो चॉइसेस हैं कि क्या आप नेस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फील्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, या तो आपके लिए नेस्ट का जो ब्रांड नेम है वो अपने नाम के साथ लगाना है, वो आपके लिए ज़रूरी होगा, या आपके पास फील्ड ज़रूरी होगी। अगर तो आप लोग फील्ड को प्रेफर करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कहता है मैंने एलएलबी करनी है और मैंने नस्ट से ही करनी है, तो वो नस्ट में अगर उसका एलएलबी में नहीं आया और नस्ट जाना उसका ज़्यादा ड्रीम है, तो वो फिर नस्ट के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन होगा वो ले लेगा और अपकमिंग लिस्ट में उसका कहीं ना कहीं नाम ज़रूर अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट कहता है मैंने एलएलबी करनी है लेकिन मैंने किसी और प्रोग्राम के अंदर नहीं जाना, और अगर उसको लगता है कि उसका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नेस्ट के अंदर नाम नहीं आया तो और उसको आगे आने के चांसेस कम लग रहे हैं और उसके पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एलएलबी की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, तो फिर वो नेस्ट की फीस पे ना करवाए। ये डिसीजन आपने बहुत ध्यान से सोच समझ के, प्रीवियस ईयर के मेरिट्स आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर पोस्ट फॉर्म में नज़र आ जाएंगे, उनका कंपैरिजन अपने मेरिट के साथ करें और फिर आप लोग डिसीजन लें कि फीस जमा करवानी है या नहीं करवानी है इन केस ऑफ अनडिजायर्ड प्रोग्राम। अगर तो आप सिलेक्ट हो गए डिजायर्ड प्रोग्राम में तो फिर तो आपका मसला ही कोई नहीं, आप अपने एडमिशन फीस चलान पे करें, हॉस्टल चलान पे करें, हॉस्टल का एडमिशन फॉर्म फिल करें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो इनको कॉरियर करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक और कैटेगरी आती है जो कि बड़ा स्पेशल केस होगा, दैट इज योर नॉट सिलेक्टेड। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं सिलेक्ट हुआ ना, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों की जब मेरिट पोजीशन अनाउंस होती है तो तब आप लोगों के पास प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन दिया गया होता है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि आपकी मेरिट पोजीशन क्या बनी है, उसके नीचे ही आपको बोला गया होता है कि आप अपनी प्रेफरेंस को एडिट कर सकते हैं। वहां पे आप लोग अपनी प्रेफरेंस को एडिट कर सकते थे और ये चांस आपको सिर्फ एक दफ़ा ही मिला था। जो प्रेफरेंस चेंज करने वाला आपको ऑप्शन मिला था एट द टाइम ऑफ मेरिट पोजीशन, वो आपको सिर्फ तभी मिला था, वो भी विदाउट चार्जेस, वो जब आपकी मेरिट पोजीशन अनाउंस हुई थी। अब जब सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है तो इसके बाद आप लोगों ने अगर प्रेफरेंस चेंज करनी है तो आप लोगों को 1000 चार्जेस पे करने होंगे। जहाँ तक फॉर्म के ऊपर जो भी चार्जेस लिखे होंगे ऑलमोस्ट 1000 ही होते हैं, वो आपको पे करने होंगे, फिर आपकी प्रेफरेंस चेंज होगी और ये सिर्फ वन टाइम होगी। और अगर आप लोगों की सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी भी प्रोग्राम के अंदर नहीं होती है तो आप लोगों ने एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है। वो ट्रिक ये होगी, अगर तो आपको
यहाँ पे आप लोगों के पास प्रेफरेंस चेंज करने के लिए मैं आप लोगों को दो सिनेरियोज बता रही हूँ, जो कि मैंने अभी आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया कि अगर तो आपकी प्रायोरिटी है कि नस्ट ही जाना है, जिस भी फील्ड में चला जाऊं जाना नस्ट ही है, तो आपने पहला काम क्या करना है। आपकी पहली प्रेफरेंस थी जहाँ पे आपने अपना डिजायर्ड प्रोग्राम डाला था, दूसरी में भी आपने, तीसरी, चौथी, पांचवी, या जितने भी प्रोग्राम्स आपके डिजायर्ड हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, उनको आपने टॉप पे रखना है। और उस प्रेफरेंस के अंदर आपने प्रेफरेंस लिस्ट ऐड करके उसके अंदर लास्ट पे, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 प्रेफरेंसेस ऐड किए हैं, तो आपने लास्ट पे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पे ऐसी प्रेफरेंसेस को भी ऐड कर देना है जिसके अंदर आपको लगता है आपका नाम आ जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ दिस के आप लोगों का जो टॉप 3 है वही डिसाइड है, मैंने उधर ही जाना है। अगर आपका सिर्फ ये एम है कि आपने एडमिशन नेक्स्ट में लेना है, किसी भी फील्ड में हो जाए, तो ऐसी 3, 2 या एक ऐसी फील्ड आपने ज़रूर चूज़ कर लेनी है जो कि आपको, जिसकी नाउ हाउ हो। ये भी नहीं है कि आप कोई भी अंधाधुंध उठा कर डाल दें। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, उसने यहाँ पे नाम अपना ऐड किया है कि इंजीनियरिंग में, या फिर आप कह लें कंप्यूटिंग के अंदर नाम ऐड किया है, तो ऐसा अगर आपने मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, तो अगर आपको लगता है कि आपका किसी स्टूडेंट का मेरिट कम से कम भी होना, तो एसएनएस डिपार्टमेंट के अंदर उसका नाम ज़रूर आ जाता है, क्योंकि उसका मेरिट बहुत कम हो जाता है। तो आप एसएनएस डिपार्टमेंट के अंदर किसी मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई करके देख लें, या फिर उसके अलावा कोई ऐसे प्रोग्राम्स ऐड कर लें, या किसी सब कैंपस के अंदर अप्लाई कर दें कि आपका नाम लिस्ट के अंदर आ जाए और आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के काबिल हो जाए। अगर तो आप हॉस्टलाइट होंगे नेक्स्ट के अंदर, अगर आप एज हॉस्टलाइट जा रहे हो, तो फिर तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेफरेंस चेंज करके किसी ऐसी प्रेफरेंस को ऐड कर दें जिसके अंदर आपका नाम आ जाए और आप हॉस्टल के अलॉटमेंट्स के लिए सिलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी फील्ड इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब इस बात से है कि आपका एडमिशन सॉफ्टवेयर में हुआ है या नहीं, एलएलबी में हुआ है या नहीं, आर्किटेक्चर में हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि अपकमिंग मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा, तो फिर आपने उसको उसकी फीस पे कर देनी है फील्ड के लिए। अगर आपको लगता है कि चांसेस कम ही है कि नाम आए, तो आपने फिर क्या करना है कि अगर आपकी फील्ड ज़्यादा प्रेफरेंस है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी प्रेफरेंस नहीं है, फील्ड प्रेफरेंस है, तो फिर आप लोग इसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास दो सिनेरियोज हैं। अब वो स्टूडेंट जिसको लगता है कि उसने नेक्स्ट में ही एडमिशन लेना है और वो प्रेफरेंस चेंज करना चाहता है, तो उसके पास यहाँ पर प्रेफरेंस चेंज करने का एक लिंक ज़रूर दिया होगा। उसकी सिलेक्शन नहीं हुई होगी, लेकिन उसकी मेरिट पोजीशन लिख के साथ में प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन उसको मिला होगा। अब वो प्रेफरेंस चेंज करेगा, वो किस तरीके से करेगा कि उसके पास इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म होगा चेंज ऑफ प्रेफरेंस का, इसमें वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा फॉर ₹1000। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे न्यू प्रेफरेंसेस ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपने टॉप प्रेफरेंसेस को आप सेम रखेंगे, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे रखनी है। और लास्ट पे इन इन ब्लॉक्स के अंदर, जो बिल्कुल लास्ट पे है, इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऐड कर देने हैं जिनका मेरिट आपके मेरिट से कम है और आपका वहाँ पे नाम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नेक्स्ट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 12 मेरिट लिस्ट की वीडियोस मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट के हिसाब भी लगा सकते हैं, मेरिट पोजीशंस के हिसाब लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसके अंदर आपका नाम आ सकता है। मेरिट पोजीशन अनाउंस हो चुकी है, आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि ये आप लोगों को चांस सिर्फ एक दफ़ा मिलेगा, तो ध्यान से सोच समझ के अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि सेकंड एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये फॉर्म आप लोगों ने सिर्फ इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, बिजनेस स्टडी, सोशल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज, दिस फॉर्म इज़ फॉर यूज़ ऑफ ओनली वन डिसिप्लिन। अगर आपने डिफरेंट डिसिप्लिन के प्रोग्राम्स को चेंज करना है और प्रेफरेंसेस को चेंज करना है, फिर आपको एक और फॉर्म देना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस वन टाइम, यानी कि एक दफ़ा में आप प्रेफरेंस चेंज करें ना, तो फिर वो आप लोगों ने उसी टाइम पे करना है। फिर दोबारा बार बार, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद आप कहें कि मैंने प्रेफरेंस फिर दोबारा चेंज करनी है, तो फिर नहीं हो सकता।
और आप लोगों को अगर इनमें से डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर अप्लाई करना है तो फिर आप लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है मैंने इंजीनियरिंग की प्रेफरेंस भी चेंज करनी है, कंप्यूटिंग की भी करनी है, तो वो कंप्यूटिंग के लिए अलहदा से अपना प्रेफरेंस फॉर्म निकालेगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल द प्रायोरिटीज केयरफुली, प्रायोरिटीज ऑफ प्रोग्राम वंस adopted will not be changed under any circumstances। ठीक है, प्रायोरिटीज मेंशन आल्सो इंक्लूड स्कूल एंड कॉलेज नेम, कॉलेज और स्कूल का नाम भी, यानी कि नेक्स्ट के जो डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस है वो भी इंक्लूडेड है। Application is valid only during the current selection process, maximum up to 2 week after the convene of classes। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अगर क्लासेस स्टार्ट हुए भी 2 हफ्ते गुजर गए और आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह चेंज नहीं करवाई तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगी एप्लीकेशन। और आप लोगों की एप्लीकेशन जो है इसके अलावा और ईमेल जो है वो प्रेफरेंस चेंज करने के हवाले से आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को नेस्ट को आप लोगों ने भिजवा देना। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों के, मैंने ये 3 सिनेरियोज बता दें और ये जो स्टूडेंट रेड जोन में है इसको भी येलो जोन में लेके आने के लिए मैंने एक ट्रिक बता दी है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक और फॉर्म भी होता है जिसको कहते हैं फ्रीज फॉर्म। फ्रीज फॉर्म का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर नाम आ गया और आप चाहते हैं कि आपको बस हो गया यहाँ पे एडमिशन, इसमें आप मूव नहीं करना चाहते, आप आपकी इसके ऊपर प्रेफरेंस, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर में नाम आ गया, ऊपर टॉप पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, वहाँ पे अपकमिंग मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने के चांसेस हैं। तो आप लोगों का क्या होगा कि आपकी जो फ्रीज फॉर्म होगा वो आपको हेल्प करेगा। वो भी इस तरीके से एक फॉर्म होगा जिसके अंदर आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप लोग के पास फ्रीज फॉर्म है जिसके अंदर आप लोग बोल देंगे कि मेरा फलां प्रोग्राम और कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया तो मेरा एडमिशन यहीं पे फ्रीज कर दिया जाए, मुझे अब अपकमिंग मेरिट लिस्ट के अंदर अपग्रेड ना किया जाए। अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बाद, ये सब चीज़ों के बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। वो पता है क्या है, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अपना फ्रीज करवा देंगे ना प्रोग्राम, अगर वो फ्रीज करवा देंगे तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने इसके अलावा जो प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं ये आप लोगों के पास, अब आपकी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले लेते हैं, सीएस ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आपकी प्रेफरेंस थी, कंप्यूटर साइंस प्रेफरेंस थी और फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे आपकी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर थर्ड पे आपकी थी, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपका नाम आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी लास्ट प्रेफरेंस थी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका नाम आ गया, आप कहते हो कि नहीं बस आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीक्स डिपार्टमेंट में मेरा नाम आ गया तो मैंने अपना प्रेफरेंस चेंज नहीं करनी है। अब आपकी, अगर आपने फ्रीज की एप्लीकेशन दे दिया तो इसका मतलब है कि अब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट से ये लिस्ट भी गई है और ये भी नहीं। आपकी जब प्रेफरेंस लिस्ट होती है ना, जब आपका फॉर एग्जांपल दूसरी पे नाम आ गया ना तो तीसरी चौथी पांचवी जो इसके नीचे जितनी थी भी थी वो सारी आप लोगों की डिस्कार्ड हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ आप लोगों की ये 2 आगे कंसीडर हो सकती हैं। अब इसमें अगर आपने ये भी फ्रीज करने का कह दिया तो ये वाला प्रोग्राम भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मेरिट ड्रॉप इसी तरीके से होते हैं, आपका मेरिट हमेशा मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ। अब जब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ने, डिजिटल सिस्टम होता है ना नेस्ट का भी, तो जब जो नेस्ट के एग्रीगेट्स ने या आप हाईएस्ट एग्रीगेट्स ने ऊपर से नीचे मूव करना शुरू किया, कंप्यूटर साइंस का मेरिट ज़्यादा हाई था, आपका मेरिट उससे स्लाइटली नीचे था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेरिट से मैच कर रही है सिक्स डिपार्टमेंट वाले में, आपका नाम वहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता तो फिर अपग्रेड हो के आपने ऊपर आना था। अगर फॉर एग्जांपल 5 के बाद भी आपकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट होती, 6 भी होती, 7 भी होती, 5 पे आपका नाम आता तो आप लोगों की 6 7 8 9 10 11 12 सारी प्रेफरेंसेस डिस्कार्ड हो जानी थी, सिर्फ 5th वाली में आपका नाम आ जाना था। अगर अब आपने इधर फीस सबमिट करवाई तो आप लोगों की ऊपर वाली में अगर मेरिट बना तो अपग्रेड होता जाएगा। जैसे जैसे आप अपग्रेड होते जाओगे आपकी सीट शफल करती जाएगी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, आप जाओगे तो आपके जैसे मेरिट का स्टूडेंट उधर आएगा, यानी या फिर उससे कम मेरिट का स्टूडेंट आएगा, यानी मेरिट ड्रॉप इसी तरीके से होता है। ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा और अगर आपने फ्रीज करवा दिया,
तो इसका मतलब है कि आपने कहा कि कंप्यूटर साइंस में अब मेरा सॉफ्टवेयर में नाम आ गया, तो अब कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर मेरा नाम बनता भी है तो वो निकाल दें। तो अब देखें, अगर यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल मेरिट 90% था, तो अगर इस स्टूडेंट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, तो कंप्यूटर साइंस में वो 90 वाला स्टूडेंट जब नहीं जाएगा, उसकी जगह पे अगर कोई 85 वाला आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर साइंस का मेरिट सेकेंड लिस्ट में ड्रॉप की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो वर्क करती है। और अगर कोई स्टूडेंट, अब आप लोगों की जो नेस्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है, कोई प्रेफरेंस चेंज कर रहा होता है, कोई प्रोग्राम फ्रीज करा रहा होता है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट नहीं करवाता, तो आपकी सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने के चांसेस बढ़ते हैं और इस तरीके से ही मेरिट ड्रॉप होता है। अब जो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, फीस सबमिट करवानी चाहिए या नहीं, या सेकेंड लिस्ट का वेट करना चाहिए या नहीं, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अगर आपकी बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हुई, आप प्रेफरेंस चेंज करके ऐसी प्रेफरेंस डाल दें। अगर नेक्स्ट आप लोग की प्रायोरिटी है तो ऐसी प्रेफरेंस डाल दें कि आपका नाम आ जाए। अगर नेक्स्ट में आपका अनडिजायर्ड प्रोग्राम के अंदर एडमिशन हो रहा है और आपको लगता है कि अपकमिंग मेरिट लिस्ट में आपका नाम अपग्रेड हो जाएगा, तो आप लोगों ने फीस सबमिट करवा देनी है, वरना दूसरा ऑप्शन आपने अपने रिस्क पे लेना है कि आप इसको ड्रॉप आउट कर दें। ठीक है, प्रेफरेंस चेंज के बारे में ये फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया कि एग्जैक्टली ऐसे ही आपको शो होता है, इसमें सारी डिटेल्स भी आपको शो होती हैं। आप लोगों को फ्रीजिंग फॉर्म भी मैंने दिखा दिया। अब जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपने करियर करने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने करियर करने होते हैं, जब आपका नेक्स्ट में नाम आ जाता है, आपने अपना एप्लीकेशन जो आपने एडमिशन फॉर्म है उसको सबमिट करवाने के साथ साथ आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स भी करियर करने होते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजने होते हैं, एक तो आपने वो बैंक चालान जो नेक्स्ट कॉपी होती है वो आप लोगों ने वो सबमिट करवानी होती है ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी अपने पास भी रखिएगा, उसको घुमा मत लीजिएगा। आपने जितने भी, अब आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, जितने भी आप चालान फॉर्म सबमिट करवाएं उनको खुदारा घुमाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने वो घुमा दिए तो आपको आगे यूनिवर्सिटी में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब जाके डिपार्टमेंट्स के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे आप लोगों की पेड चालान स्लिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप लोगों ने अटेस्टेड फोटो कॉपीज भेजनी है पार्ट 1 की, और जो उसके साथ आप लोगों की मैट्रिक की मार्कशीट है या OA लेवल्स का रिजल्ट है, या इसके अलावा आप लोगों के कोई मार्कशीट है या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है तो उसके रिजल्ट आपने भिजवाने हैं। और उसके अलावा टेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ CNAC ऑफ योर ओन एंड योर फादर, आपके फादर की CNAC की अटेस्टेड कॉपी भी होनी चाहिए और आपकी भी। अटेस्टेड का मतलब है कि 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर से उसके ऊपर साइन होने चाहिए। आप लोग इस तरीके से करें कि आपने हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवा लें 17-18 ग्रेड के ऑफिसर से, और आप लोगों ने फिर उसकी ही फोटोकॉपीज करवा के कुछ 10-20 फोटोकॉपीज उनको अपने पास भी रख लें, ताकि वो आप लोगों को अपकमिंग टाइम में भी काम आ सके। ये अटेस्टेशन का मतलब होता है कि आप लोगों ने, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं भिजवाने होते, तो अटेस्टेड जब हो जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए। अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट आपसे नहीं हो रहे हैं या टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, डेडलाइन से पहले पहले नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं, चूँकि आपको पता है ये अगस्त का मंथ है और अगस्त के मंथ में मोस्टली बारिशें होती हैं, मानसून का सीज़न होता है, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाब वगैरह आया होता है और कोरियर सर्विसेज जो हैं वो स्लो हो जाती हैं। ऐसे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स को टाइम पे पहुंचना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, सिर्फ आपकी फीस टाइम पे सबमिट होनी चाहिए, फीस टाइम पे सबमिट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप लोग बाद में भी भेज सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का मसला नहीं होता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने कॉरियर करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल की अकोमोडेशन आपकी कैसी होगी, उसके लिए अब मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोगों ने क्या करना है। ये आप लोगों का हॉस्टल का फॉर्म होगा, इसके ऊपर आप जो हॉस्टल से रिलेटेड आप लोग के जितने भी सवालात हैं कि हॉस्टल के अंदर क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास वो ट्रिपल वाला होगा या
हमारे पास डबल वाला ट्रिपल ऑक्यूपेंसी होगी, डबल ऑक्यूपेंसी होगी या सिंगल ऑक्यूपेंसी होगी, उनके फीसिस क्या है, उसके अलावा हर तरह की जो आप लोगों को डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पे है। मेस के चार्जेस कितने होंगे, ड्यूज कितने होंगे, अटेंडेंस का क्या सीन है, फाइन क्या होता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपके हॉस्टल से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। आप लोगों ने जब आप लोग की सिलेक्शन लिस्ट में आपको हॉस्टल फॉर्म मिलेगा, आपके सामने इसी तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा। ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये सारे रूल्स पढ़ लेने हैं। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल्स मांगेंगे, जिसमें आपका नस्ट का हॉस्टल अवेयरनेस सर्टिफिकेट होगा, अंडरटेकिंग फॉर्म होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ये हॉस्टल के फॉर्म के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ताकि आप लोग को बाद में मसला ना हो। और जिस दिन आप लोगों ने हॉस्टल ज्वाइन करना है उस दिन आप लोगों ने हॉस्टल एडमिशन फॉर्म लेके जाना, जो कि आपको हॉस्टल की एलोकेशन के बाद आपको रिसीव हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली आपको आपकी मेल पे आ जाएगा। CNSE बी फॉर्म नंबर अपना, अपने फादर का, मदर का, कोई भी गार्डियन या सिबलिंग या कोई ऐसा पर्सन जो आपको नस्ट के अंदर हॉस्टल में विजिट कर सकता है, उनमें से किसी भी गार्डियन की, रिलेटिव की और CNSE की फोटोकॉपी आप वहाँ पे सबमिट करवा दें। मेडिकल रिपोर्ट ये आप लोग को वो खुद ही प्रोवाइड कर देंगे मेल के थ्रू, अगर उनको रिक्वायर्ड होगा। आपकी ट्यूशन फी की रिसिप्ट पेमेंट जो आप लोगों ने पे की है, नस्ट के एडमिशन फॉर्म की एडमिशन फीस पे की है, हॉस्टल की फीस जो आपने पे की है, मेस की फ़ी जो पे की है, सिक्योरिटी फ़ी जो पे किया, और जो हॉस्टल अवेयरनेस सर्टिफिकेट आपने साइन किया है, इसकी फ़ोटोकॉपी, इसका प्रिंट आप लोगों ने सबमिट करवाना है। ये आप लोगों का हॉस्टल अवेयरनेस सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की आ गई हैं इसके अंदर। अब आप लोगों ने इसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिस दिन आपने हॉस्टल जाना है उस दिन लेके जाने हैं, और यहाँ पे आपका सारा एडमिशन प्रोसेस वाइंड अप हो जाता है। आई होप सो कि मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे और बातें आप लोग को यहाँ पे समझाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। और आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ, जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, हमारे बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बार लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए नस्ट के अंदर टॉप मेरिट पोजीशन अचीव करने का सिलसिला जारी रखा है। आप में से वो स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन हो गई है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी लेगेसी का ज़रूर हिस्सा बने। आप देख सकते हैं यहाँ पे नस्ट में फर्स्ट मेरिट पोजीशन अचीव करने वाला स्टूडेंट है महद असलम, जिसने नस्ट के अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन लिया है। किसी एक प्रोग्राम में नहीं, किसी दो प्रोग्राम्स में नहीं, इकट्ठे 5 प्रोग्राम्स के अंदर उसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई है। कंप्यूटिंग फील्ड में नंबर 1 मेरिट पोजीशन, इंजीनियरिंग फील्ड नंबर 1 मेरिट पोजीशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स नंबर 1 मेरिट पोजीशन, मैथमेटिक्स नंबर 1 मेरिट पोजीशन, फिजिक्स नंबर 1 मेरिट पोजीशन। 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, 5 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इस स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारी टॉप लेगेसी को देख सकते हैं। 179 इन 2025, 171 इन 2025, 169 इन 2024, ये तीनों पोजीशंस 124 की हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट मेरिट पोजीशन 2026 में है। 2025 के अंदर ये 9th मेरिट पोजीशन इस 6 डिपार्टमेंट में है। 11th मेरिट पोजीशन 6 डिपार्टमेंट में कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में है। इसके अलावा टॉप 200 मेरिट पोजीशन हमारे बैच के स्टूडेंट्स की गई हैं 2025 के अंदर। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है वो भी बेतहाशा थी। 200 टॉप 200 मेरिट पोजीशन सिर्फ हमारे बैच के स्टूडेंट्स की थी। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊंगी तो 2024 में फर्स्ट मेरिट पोजीशन इन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट बाय मोहम्मद अब्दुल्ला खान, 12th मेरिट पोजीशन बाय हमजा काशिफ अहमद, 15th मेरिट पोजीशन बाय हमजा काशिफ अहमद, 27th मेरिट पोजीशन बाय मोहम्मद हमजा काशिफ। ये दो स्टूडेंट्स हैं, एक मोहम्मद हमजा काशिफ अहमद है और दूसरा मोहम्मद हमजा काशिफ है। उमर ताहिर 31th मेरिट पोजीशन। उसके बाद 24 मेरिट पोजीशन बाय जीशान अब्बास। ये जितने स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सारे स्टूडेंट्स की मैंने आपको मेरिट पोजीशंस दिखाई हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो गैप ईयर की तरफ जा रहे हैं, जिनको लगता है कि नस्ट के अंदर एडमिशन का या सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं और नस्ट उनकी प्रायोरिटी है और उसकी वजह से वो गैप ईयर लेने जा रहे हैं, और
ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वक्त सेकेंड ईयर में मौजूद हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनको लाजमी तौर पर बताएं कि हमारा सेशन 2027 के लिए बैच 15 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग भी इसी तरीके से सक्सेस लेगेसी का हिस्सा बन सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको पता है नेस्ट के अंदर हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। नेस्ट के अंदर सिर्फ पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर रहे होते, नेस्ट के अंदर हर प्रोविंस के, पाकिस्तान के हर प्रोविंस से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ऑल ओवर दी पंजाब, ऑल ओवर दी पाकिस्तान। उसके अलावा नेस्ट के अंदर एनईटी की बेसिस के अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ऑल ए लेवल्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हायर कंपटीशन के साथ जो है compete करते हुए आ रहे होते हैं, और आपने भी उन स्टूडेंट्स के साथ compete करना होता है। और ऐसे में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो लाखों की तादाद में जा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में सिलेक्ट होते हैं, उनमें से फर्स्ट मेरिट पोजीशन अचीव करना, और वो भी एक नहीं, पांच डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमने सिर्फ हमारे बैचेस में से या पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से सिर्फ नेस्ट नहीं, सिर्फ यूईटी नहीं, सिर्फ फास्ट नहीं, सिर्फ जीकी नहीं, सिर्फ कॉमसेट्स नहीं, प्यास, इसके अलावा जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको हमारे बैच के टॉपर्स नज़र आएंगे। आप जाके हमारे इंस्टाग्राम पेजेस के पोस्ट को चेक करें, पंजाब यूनिवर्सिटी में बेतहाशा स्टूडेंट्स के 90 प्लस में, 80 प्लस में मार्क्स आए हैं। प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की मेरिट टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में सिलेक्शन हुई है। टॉप 3 मेरिट, जो थर्ड मेरिट पोजीशन है हमारे स्टूडेंट की आई है, टॉप 3 मेरिट पोजीशन जीकी के अंदर। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी पॉलिसी है कि जो टॉप 20 मेरिट पोजीशन के अंदर लाए करते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। थर्ड मेरिट पोजीशन और स्टूडेंट की आई है। उसके अलावा जीके के अंदर इतनी ज़्यादा सिलेक्शंस हुई हैं हमारे स्टूडेंट्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें कोई किस्मत से नहीं मिल जाती हैं, इसके ऊपर बहुत सारी पूरा साल में एफर्ट्स होती हैं। सिर्फ टीम की नहीं होती हैं, सिर्फ फैकल्टी की नहीं होती है, पूरे इंस्टीट्यूट की नहीं होती है, बल्कि स्टूडेंट की एफर्ट्स भी होती हैं, जिसने अपने सेकेंड ईयर के साथ साथ अपने एंट्री टेस्ट को भी मैनेज किया होता है। ये सारी मेहनतें मिलती हैं तो इस तरह के फल मिलते हैं। ये कोई किस्मत की बात नहीं होती है कि आपको ये मिल जाए, आपकी मेहनत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, जिनको टाइम पे पता चल जाते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वो इस तरह की पोजीशंस लेके आते हैं। जिन्होंने टाइम पे तैयारी शुरू की होती है, उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होती है। तो ये सब चीज़ें लेना आसान बात नहीं होती है, इसमें मेहनत लगती है, मेहनत। इस तरह से टॉप लेगेसी में आना, फर्स्ट मेरिट पोजीशन अचीव करना इतनी आसान बात नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास तभी हो जाएगा जब आप खुद इस कंपटीशन में आएंगे। कंपटीशन के अंदर एग्जिस्ट करना ही आपके लिए इतना मुश्किल हो रहा होगा, और स्टूडेंट्स टॉप मेरिट पोजीशंस लेके आते हैं। टॉप मेरिट पोजीशंस का मतलब आपको पता है कि क्या है? टॉप मेरिट पोजीशन का मतलब है कि वो स्टूडेंट्स जो है, इन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए, मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट की कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई है ना, तो इसकी फर्स्ट यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के अंदर अलहदा से मेरिट पोजीशन स्टार्ट होगी, वहाँ पे भी इसकी फर्स्ट यहीं से स्टार्ट हो रही है। यानी कि मेरिट पोजीशन, यानी पहली CTC स्टूडेंट के, यानी कि कंप्यूटिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इसका एग्रीगेट सबसे हाईएस्ट है और ये सबसे पहली पोजीशन पे है। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप लोग भी अपने एंट्री टेस्ट की 2027 सेशन की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमारे सेशन 2027 के बैच 1.0 का हिस्सा बने, जो 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप गैप ईयर की तरफ जा रहे हैं या फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, अपने जो जूनियर्स हैं, उनको ज़रूर बताएं कि वो बैच 1.0 का हिस्सा बने 15 अगस्त से पहले, ताकि 15 अगस्त को आप क्लासेस का हिस्सा बन सके। 5 अगस्त हमारे पास इनरोलमेंट डेडलाइन है स्टूडेंट्स के पास जो इनरोलमेंट लेना चाहते हैं। 5 अगस्त तक आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। आप लोगों को हमारे सेशन के अंदर क्या ऐसा मिलता है जो आप लोगों को टॉप मेरिट पोजीशंस की तरफ ले जाता है?
that includes the complete entry test preparations for all major universities of Pakistan। आपको सिर्फ हम नेस्ट, फास्ट, जी की, कॉमसेट्स की तैयारी नहीं कराएंगे, आपको पाकिस्तान की हर मेजर यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाएंगे। हमारे बैच के अंदर भी हर तरह की यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का ऊपर जोर होता है। हर मंथ में जिस भी एंट्री टेस्ट का टाइम करीब आ जाता है, हम उस एंट्री टेस्ट के बैच की तैयारी होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट आ रहा है दिसंबर के अंदर, आपकी नर्स की प्रिपरेशन हो रही होंगी। फिर जब ई कैट, आप लोग के साथ साथ दूसरे ई कैट की भी, ई कैट के बैच में ई कैट की तैयारी भी हो रही होगी। लेकिन जब आपके ई कैट का टाइम करीब आएगा ना, तो फिर आप लोगों को हम ई कैट की तरफ ज़्यादा लेके आएंगे, उसकी रिवीजन्स करवाएंगे, उसके मॉक टेस्ट करवाएंगे। फिर नेक्स्ट की भी साथ साथ रिवीजन्स होंगी। आप लोग के डेली बेसिस पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, कंप्लीट सिलेबस हम आपका कवर करवा देंगे। अगर हमारा अगस्त में बैच स्टार्ट हो रहा है ना, तो दिसंबर का एनईटी आने से पहले पहले हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपका कॉलेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, हमने आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 महीनों के अंदर करवा देनी है। आपको डेली स्टडी प्लान प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे मैं ना एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सिलेबस, स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि सिलेबस जो है वो अभी तक आया नहीं है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का सिलेबस न्यू आना है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है कि आपका सिलेबस अभी नहीं आया, आपके पास अभी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब आपका सिलेबस आ जाएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपके न्यू चैप्टर्स कौन से हैं। लेकिन हमारे पास जो हमने सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के मुताबिक किया हुआ है। हमें पता है नेक्स्ट के अंदर कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, हमने आपको उसकी तैयारी करवा देनी है। हमें पता है हम आपको ई कैट के अंदर कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, वो होंगे वही सारे जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हैं। लेकिन आप सिर्फ ये ना सोचें कि आप पंजाब बोर्ड से हैं, OA लेवल से हैं, या आप F22 से बिलोंग करते हैं। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारा बैच ज्वाइन करना है ना, सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ने नहीं आना, हमारे पास OA लेवल्स के स्टूडेंट्स ने भी आना, हमारे पास F22 के स्टूडेंट्स ने भी आना। हर किसी का सिलेबस अपना अपना डिफरेंट सिलेबस होगा। लेकिन जो OA लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो होते हैं F22 के स्टूडेंट्स, इनकी बुक्स या कोर्सेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन आखिर में पढ़ना इनको वही पड़ता है जो पंजाब बोर्ड का सिलेबस होता है। तो आप लोग, या फिर उसमें ना कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े से आपने नहीं पढ़े होते हैं। तो मेनली आप लोगों को पंजाब बोर्ड्स की बुक्स की तरफ किया होता है। तो हम लोग आप लोगों को इस तरह बुक्स के अंदर या बोर्ड्स की कोर्सेज के अंदर नहीं उलझाते हैं। हमने अपना एक सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। हमने सारे एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स को देखा हुआ है। हमें पता है कि हर साल किस किस टॉपिक में से आपसे MCQs पूछे जाने हैं। हमने वो सारा सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, हमने बस आपको वो बताना, अब वही पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवानी है। अब देखिए, हमें पता है कि नेक्स्ट के अंदर किस तरह के MCQs पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, हमने आपको वो करवाने हैं। हमें पता है कि आप लोगों को नेक्स्ट के अंदर से इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, हर तरह की चीज़ पूछी जानी है। हमने आपको नेक्स्ट में हर तरह से तैयार कर देना है, ठीक है। हमें पता है कि ई कैट के अंदर आप लोगों से केमिस्ट्री पूछी जानी है। हमने आपको ई कैट के अंदर केमिस्ट्री आप लोगों की होती है, बुक लाइन्स पूछी जाती है मोस्टली, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आप लोगों को उस तरीके से ई कैट की तैयारी करवा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हर तरह की यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के मुताबिक, टॉपिक्स के मुताबिक हम आपको तैयारी करवा देंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस डिफाइन नहीं करेगी, ये तैयारी आपने खुद ही करनी होती है अपने ही सिलेबस या कोर्सेज के अंदर से। और वो आप लोग सिर्फ अपने सिलेबस की बुक रीडिंग करके या उसके कॉन्सेप्ट समझ के नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक्स भी आने चाहिए। आप लोगों को उसकी पूरी तैयारी, आप में से जो स्टूडेंट्स गैप ईयर पे जा रहे होंगे वो इस चीज़ को बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। अब ये आप लोग का सिलेबस जो है हम अपना आपको कवर करवा देंगे अपने स्टडी प्लान के मुताबिक। रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज MCQs होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, और नेक्स्ट के तो आपको 100 मिलेंगे। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगी, 1-to-1 मेंटोरशिप और गाइडेंस होगी, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होगी, और एवरीथिंग यू नीड टू नो जस्ट ऑन वन प्लेटफॉर्म इन 7,000 रुपीज इनरोलमेंट फी ओनली। इसके बाद आपसे कोई फीस नहीं ले जाएगी। आप बैच 1.0 का हिस्सा बने, 7,000 की फीस थे। उसके बाद आप लोगों से किसी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, और आप लोगों को हमारे 2027 के सारे बैचेस की एक्सेस मौजूद होगी, इन तमाम फीचर्स की एक्सेस होगी, और ये आप लोगों से किसी भी तरह के प्रैक्टिस मटेरियल की अलहदा से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे।
अगर कोई इस तरह से क्लेम करे तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से बिलोंग हरगिज़ नहीं करता होगा, क्योंकि हमने इनरोलमेंट फ़ी जो आपसे 7,000 स्टार्ट में ले लिया, बस ले लिया, उसके बाद हमने आपसे किसी तरह की भी डिमांड नहीं करनी है। तो आप लोग भी अगर इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए जो नंबर आपको शो हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।